Hello dear students, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin Abraham sir and जैसे कि आपको पता है मैं आप लोगों को फिजिक्स सिखाता हूँ. हम लोग अभी डील कर रहे हैं फिजिक्स के वेक्टर्स चैप्टर्स के साथ. तो ये वेक्टर्स चैप्टर में मैंने इसके पहले एक लेक्चर लिया था, लाइव लेक्चर लिया था, जहाँ पर मैंने बेसिक्स अबाउट बेसिक वेक्टर्स के बारे में बताया था कि कौन से टाइप के वेक्टर्स होते हैं एंड सो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए थे. आज हम लोग ना थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे जहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जा सकता है. सीखते हैं. चलो केस 1 में आपके सामने कंसिडर करूंगा. यहां पर हम ऐसे दो वेक्टर्स कंसिडर करने वाले हैं जिनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है बट डायरेक्शन जो है दोनों सेम होते हैं. दैट इज इफ ए बार का डायरेक्शन इस तरफ है, ओके, एंड बी बार का भी डायरेक्शन इस तरफ है. दिस इज ए बार वेक्टर, दिस इज बी बार वेक्टर. मान लेते हैं कि भाई ए बार स्टार्ट हो रही है पी से और एंड हो रही है क्यू से, एंड बी बार स्टार्ट हो रही है आर से और एंड हो रही है एस से. सो दिस पी क्यू सेगमेंट का जो लेंथ है दैट इज इंडिकेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ए. आर एस सेगमेंट का जो लेंथ होता है दैट इज इंडिकेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी. ओके, देन रिजल्टेंट जो होती है, जो कि एक्चुअली ए बार प्लस बी बार होती है. रिजल्टेंट के बारे में मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है. अब रिजल्टेंट वेक्टर जो होती है जनरली ए बार और बी बार का एडिशन होता है. अब ये रिजल्टेंट दिखने में किस तरह होगा, ये ए बार और बी बार दोनों को जोड़ दीजिए. जैसे कि यहां से यहां तक आप ए बार अगर बना रहे हो, दिस इज पी, दिस इज क्यू, एंड जहां पर क्यू है वहीं पे आर को जोड़ दो. क्यू और आर को एक ही पॉइंट पे जोड़ के आर से लेकर एस तक ये बना दीजिए. सो पी क्यू और आर एस को अगर साथ में जोड़ देंगे तो जो भी वेक्टर मिलता होगा, टोटल वेक्टर पी से लेकर एस तक जो भी वेक्टर मिलता होगा, दिस पर्टिकुलर वेक्टर विल बी कॉल्ड एज आर बार, विच इज नथिंग बट ए बार प्लस बी बार. सो इन शॉर्ट मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, इन शॉर्ट मैं ये बोल रहा हूं कि अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, दैट इज इफ आई एम सेइंग दैट ए बार इज पैरेलल टू बी बार, okay, if a bar is parallel to b bar, okay, then the magnitude, या फिर यहां पर then तो हम लोग ने बोल ही दिया है, तो यहां पर हम लोग, मैं डायरेक्टली बोलता हूं, the magnitude of r vector will be equal to the magnitude of a vector plus the magnitude of b vector. So this is your resultant's value when the vectors, both the vectors are in same direction. That means they are parallel to each other. This is your case 1. Case 2 सीखते हैं. Case 2 में we will learn, Case 2 में चलो मैं ऐसा एक कंडीशन ले लेता हूं, A bar is एंटी पैरेलल. एंटी पैरेलल मतलब ऑपोजिट. A bar is anti-parallel to B bar. अगर A bar और B bar opposite in direction में है, then that means दिखने में ऐसे होता है कि भाई let me say A bar का डायरेक्शन इस तरफ जा रही होगी लेकिन B bar का डायरेक्शन opposite डायरेक्शन में आती होगी. तो let me say P से लेकर Q तक एक डिस्टेंस है, R से लेकर S तक एक डिस्टेंस है. Then जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो दिखने में कुछ इसी तरह होगा. A bar प्लस B bar ऐसे ही दिखता है, वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा. लेकिन प्रैक्टिकली ऐड करने की कोशिश करेंगे तो हमारा वेक्टर यहां से यहां तक जाएगा, फिर उल्टा जब आएगा ना तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन हो जाता है. तो इन दिस केस आर का वैल्यू जो होगा दैट विल बी ए माइनस बी, ए माइनस बी, एंड आर का डायरेक्शन, सो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड होगा ये. एंड डायरेक्शन किस तरफ जाएगा, डायरेक्शन ऑफ आर बार विल बी अलोंग ए बार इफ ए माइनस बी इज पॉजिटिव. सी सिंपल सा मतलब है ना, a माइनस बी कर रहा हूं, a माइनस बी पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये होता है कि a जो है वो b से बड़ा है. अब अगर a जो है वो b से बड़ा है तो सीधी सी बात है बड़े नंबर की तरफ आएगा ना मेरा रिजल्टेंट. सो इन शॉर्ट मेरा जो भी रिजल्टेंट रहेगा वो किस तरफ आएगा, बड़े नंबर की तरफ आएगा. सो अगर a बड़ा है तो a की तरफ आना चाहिए. तो मैं r का डायरेक्शन अलोंग a होगा. जब a बड़ा होगा तो a माइनस बी का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. ओके,
whereas direction of R bar will be along B bar if A minus B is negative. So this will give you complete information about the case 2 where the vectors are in opposite direction. So यहाँ पर हम लोग ने दो चीजें सीखे हैं. सबसे पहली बात, अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा तो सिंपली आपको ऐड करना है. दूसरी बात, अगर वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो आपको सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है. मैग्नीट्यूड तो सब्ट्रैक्शन से मिल जाएगा एंड उसका डायरेक्शन जो है वो उस तरफ होगा जिस तरफ बड़ा वाला वेक्टर जाता होगा. ए अगर बड़ा वेक्टर है तो आर ए की तरफ होगा, बी अगर बड़ा वेक्टर है तो आर बी की तरफ होगा. डू यू अंडरस्टैंड? अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मैग्नीट्यूड में सब्ट्रैक्शन होती है, लेकिन वेक्टर्स को जब हम लिखते हैं वी सिंपली राइट एडिशन, वी विल नेवर राइट माइनस साइन ओवर हियर. वेक्टर्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते ही नहीं है, वेक्टर्स को हमेशा ही ऐड करते हैं. वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है. जब ऑपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर्स को आपस में ऐड करने की कोशिश करेंगे तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है. बट व्हाइल वी आर सेइंग वी विल ऑलवेज कॉल देम एज एडिंग द वेक्टर्स, एडिंग टू ऑपोजिट वेक्टर्स. आई बिलीव आई एम क्लियर. मैं एक सेकंड के लिए साइड हो जाता हूं. ये वीडियो पॉज करके जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो. आई बिलीव आप लोग ने नोट डाउन कर लिया होगा. चलो हमने देख लिया कि भाई दोनों वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या करना होता है, दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या करना होता है. अब देखते हैं दो वेक्टर्स अगर दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको कैसे हम लोग टैकल करेंगे, देखते हैं. दैट इज योर केस 3. व्हेन vectors are making theta angle with each other. थीटा एंगल अगर बना रही है हमारे वेक्टर दोनों एक दूसरों के साथ, तो हम लोग उसको कैसे टैकल करेंगे देखते हैं. तो यहां पर हमें एक लॉ इस्तेमाल करना है, एक लॉ के बारे में सीखना है. मैं बताता हूं. इफ दैट इज एग्जाम्पल बता देता हूं. चलो ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे चलो मान लेते हैं ये रहा हमारा ए बार वेक्टर और ये रहा हमारा बी बार वेक्टर. ऐसे दो वेक्टर से आपके सामने कोई भी दो रैंडम डायरेक्शन में जा रही है तो उसको कैसे टैकल करना है देखते हैं. तो इस चीज को टैकल करने के लिए हम यूज करेंगे, वी यूज एक लॉ है जिसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सो वी यूज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब ये ट्रायंगल लॉ क्या होता है देखते हैं. द लॉ स्टेट्स, बाय द वे स्टेटमेंट बोलने की जरूरत नहीं, स्टेटमेंट तो मैं आपको दिखाई दूंगा, प्रूव करके दिखा दूंगा. बाकी स्टेटमेंट का डायलॉग तो आप खुद ही बोल सकते हैं. इट्स नॉट अ बिग डील एक्चुअली. मैं बताता हूं. इट्स लाइक इफ फर्स्ट वेक्टर को आपने इस तरह ड्रॉ किया, ये रहा आपका जो फर्स्ट वेक्टर ना, एज इट इज ड्रॉ कर दिया. मतलब इसका जितना लेंथ है इसका भी उतना ही लेंथ बना दिया, इसका जो डायरेक्शन है इसका भी डायरेक्शन वही कर दिया. सेकंड वेक्टर का जो लेंथ है यहां से यहां पर मार्क करना है. तो सेकंड वेक्टर को आपको इस तरह मार्क करना है कि फर्स्ट वेक्टर जहां पर खत्म होती है वहीं से आपको सेकंड वेक्टर स्टार्ट करना है. दैट इज दिस इज योर सेकंड वेक्टर. तो सेकंड वेक्टर का जो लेंथ है एज इट इज मैंने यहां पर बना दिया. अगर आपने फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर को इस तरह अरेंज किया है कि फर्स्ट वेक्टर जहां पर खत्म होती है वहीं से आपने अगर सेकंड वेक्टर स्टार्ट किया, आपको ऐसे अरेंज करके रखना है. इन दोनों को ऐड करना है ना. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलती है कि आपने अगर ऐसे अरेंज किया, ये देखने में हमें लगता है कि इट इज एन इनकम्प्लीट ट्रायंगल, मतलब एक ऐसा एक ट्रायंगल है जिसका सिर्फ दो ही साइड है, तीसरा साइड तो गायब हो गया. तो अगर वो इनकम्प्लीट ट्रायंगल का तीसरा साइड अब अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे, सो दैट थर्ड साइड विल बी दिस. तो एक काम कीजिए, आप बिंदास बना लीजिए उस थर्ड साइड को. एंड ये जो थर्ड साइड है, जो यहां से जहां से फर्स्ट वेक्टर स्टार्ट हुआ वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, एंड जहां पर सेकंड वेक्टर एंड हो रही है वहीं पर एंड होनी चाहिए. उस थर्ड साइड, दैट थर्ड side will represent the resultant of both the vectors, that is r bar, which is nothing but addition of a bar plus b bar.
तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ एंड द डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरो. दैट इज द triangle of vector addition. So that means if you are having two vectors whose magnitudes are represented by the lengths and the directions are represented by the arrows, you simply take those two arrows, उनको इस तरह प्लेस करो कि फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर के बाद सेकंड वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए. देन व्हाट यू डू, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर से एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर तक एक लाइन खींचो. वो लाइन का जो लेंथ है दैट विल बी योर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, एंड वो लाइन का जो भी डायरेक्शन होगा वो आपके रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा. दैट इज कॉल्ड एज ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. आई बिलीव ये थर्ड केस भी काफी क्लियर हो जाएगा. मैं एक सेकंड के लिए साइड हो जाता हूं, वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट डाउन कर लो. आई बिलीव आपने नोट डाउन कर लिया होगा. सी यहां पर थर्ड केस में मैंने आपको ट्राइंगल लॉ तो सिखाया. ट्राइंगल लॉ बड़ा ही सिंपल है. सी डायग्रामेटिकली अगर करना होगा तो ट्राइंगल लॉ इज द बेस्ट. लेकिन वहां पर एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है. मैंने आपको कोई ऐसा हार्डकोर फॉर्मूला नहीं दिया अभी तक. अब फॉर्मूले के बिना हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? आपको भी तो पता है कि हर एक चीज करने के लिए फॉर्मूले की जरूरत होती है. यहां पर भी एक फॉर्मूला है. तो अगर आपके पास एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, तो आर का डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे निकालना है वो मैं आपको बता देता हूं. दैट इज केस 3 का ही कंडीशन है वो. तो उस लॉ को हम बुलाते हैं पैरेललोग्राम लॉ. This law is called as parallelogram law. अभी ये जो पैरेललोग्राम लॉ है बड़ा ही सिंपल सा लॉ है, मैं आपको बताता हूं. ओके, लॉ बेसिकली ये बताती है कि अगर आपके सामने, लॉ स्टेट्स है, उसका स्टेटमेंट ही बता रहा हूं, अगर आपके सामने दो वेक्टर्स है विच इज एक्चुअली दिस इज ए बार, ओके, दिस इज ए बार एंड दिस इज बी बार. सो अगर आपके पास दो वेक्टर्स है जो दो रैंडम डायरेक्शंस में पॉइंट आउट कर रही है, आपको क्या करना है, उन दोनों वेक्टर्स को, ट्राइंगल लॉ में आपने क्या किया था, बी बार को यहां पर लगाया था, दैट इज एंडिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर से आपने सेकंड वेक्टर स्टार्ट करवाया था. लेकिन यहां पर पैरेललोग्राम लॉ में क्या करना है, सेम पॉइंट से आपको फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर दोनों सेम ही पॉइंट से आपको स्टार्ट करना है. अगर आपने इस तरह प्लेस किया तो ये बेसिकली पैरेललोग्राम का दो साइड की तरह बिहेव करती है. इनके बीच में जो भी एंगल रहेगा, लेट मी कॉल दैट एंगल एज थीटा. अब सीधी सी बात है, अगर ये पैरेललोग्राम की तरह बिहेव कर रही है, इफ दिस इज ए बार का रेप्लिकेशन यहां पर भी तो हो सकती है. दिस इज ऑल्सो नथिंग बट व्हाट, चलो थोड़ा डॉट, ये भी तो मेरा ए बार होगा, एंड अगर ये बी बार होगा तो ये भी तो मेरा बी बार होगा. इसलिए क्या होता है, सी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दो ही चीज होती है. मैग्नीट्यूड सेम रखना है तो एरो का लेंथ सेम रखो, डायरेक्शन सेम रखना है तो एरो का डायरेक्शन सेम रखो. जब मैं एग्जैक्ट पैरेलल फिगर्स यहां पर बनाऊंगा तो ना ही मैं उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हूं, मतलब ना ही मैं उसका लेंथ चेंज कर रहा हूं और ना ही उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं. तो अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहा हूं, अगर मैं उसका डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा हूं, सिर्फ उसको यहां से लेकर यहां पर शिफ्ट किया, तो इट्स अंडरस्टैंडेबल, इट इज अलाउड. तो आप वो वैसे कर सकते हो. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं है. दैट मीन्स यहां पर ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर इसका डुप्लीकेट होगा. आई एम होपिंग दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग. सो यहां पर एज अ कंस्ट्रक्शन व्हाट यू हैव टू डू इट्स लाइक, ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना देंगे तो ये पूरा का पूरा पैरेललोग्राम हो जाएगा. सो यही दो वेक्टर्स है, ये वाला इसका डुप्लीकेट है और ये वाला इसका डुप्लीकेट है. ओके, तो ऐसे केस में इसका जो रिजल्टेंट बनेगा यहां से यहां तक, रिजल्टेंट मतलब क्या होता है, इसका जो डायगोनल जो बनेगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल कहां से, सी पैरेललोग्राम को दो डायगोनल्स है. एक है हमारे वेक्टर्स जहां से स्टार्ट हुए वहां से एक डायगोनल बना सकता हूं, और दूसरा यहां से लेकर यहां तक भी डायगोनल बना सकता हूं. दोनों डायगोनल का इक्वल इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन हमें वो डायगोनल कंसीडर करना है जहां से हमारे वेक्टर स्टार्ट हुए. मतलब हमारे वेक्टर्स ये पॉइंट से स्टार्ट हुए, तो यहां से जो डायगोनल बनती है वो डायगोनल होगा आपका रिजल्टेंट. सो वापस बता रहा हूं, अगर ये ए बार है, चलो इसको डुप्लीकेट ऑफ ए बार को मैं डॉटेड लाइन से बना देता हूं. ये डुप्लीकेट ऑफ ए बार है जो मैंने कंस्ट्रक्शन के तौर पे बनाया है. ये बी बार है तो ये मेरा डुप्लीकेशन ऑफ बी बार है. तो अगर ए बार और बी बार को मैंने इस तरह अरेंज किया कि वो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, तो वो एक इनकम्प्लीट पैरेललोग्राम दिखाती है. आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ. एज पर पैरेललोग्राम लॉ, if a bar and b bar, if the two vectors are arranged in such a way that they are starting from the same point and they are indicating two sides of a parallelogram or two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant
will be represented by the diagonal of parallelogram which will be starting from the same point from where both the vectors have started. So अगर ये दोनों vectors है then ये जो diagonal of parallelogram है इस diagonal को हम बुलाएंगे resultant. अब इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है, इसी वजह से मैंने डुप्लीकेट बना के दिखाया. ये A है, ये B है. मान लो इस B को मैंने यहां से उठा के यहां पर डाल दिया, तो ये B चला गया, यहां पर नया B आ गया. If this is A, this is B. As per triangle of vector addition, A बार और B बार का एडिशन इधर से आएगा. So basically ट्राइंगल लॉ ही इस्तेमाल किया है यहाँ पर. ट्राइंगल लॉ इस्तेमाल करके हम लोग ने पैरेललोग्राम लॉ बनाया है. I hope you are understanding. अब आप सोचोगे सर ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लॉ दोनों तो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो हम ये क्यों सीखेंगे? रीजन है माय डियर स्टूडेंट्स. बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं चाहता हूं कि आप ये हेडिंग लिखें, ये डायग्राम बनाएं, और मैंने जो लॉ बोला है वो लॉ आपके हिसाब से, आपके स्टेटमेंट के हिसाब से आप लिख के रख दीजिए. जल्दी से लिखो, मैं 1 सेकंड वेट करता हूं, वीडियो को पॉज करके जल्दी से लिखो. आई बिलीव आपने लिख लिया होगा अब तक. अब मैं काम करता हूं, इस डायग्राम को थोड़ा सा रिवैम्प करता हूं. तो अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं देखते हैं. ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, सब कुछ एज इट इज है. दिस इज बी बार. ओके, कंस्ट्रक्शन के तौर पे अभी मैं आर का एक्सप्रेशन निकालने वाला आप लोगों के लिए, देख लेना. कंस्ट्रक्शन के तौर पे काम करना, इसको ज्वाइन करना, इस लाइन के साथ परपेंडिकुलरली ज्वाइन करना. ये परपेंडिकुलरली क्यों ज्वाइन करना होता है? क्योंकि यहां पर हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है. एज सिंपल एज दैट. चलो अभी एक एक करके इसको नाम भी दे देते हैं. लेट मी कॉल दिस एज ओ पी क्यू आर एस. इतने सारे नाम दे देता हूं मैं यहां पर. अब सिंपल सा फंडा है, एक काम करता हूं, पहले कंस्ट्रक्शन करके लिख ले देता हूं. कंस्ट्रक्ट क्यू एस परपेंडिकुलर टू पी एस, ये आपका कंस्ट्रक्शन होगा. ओके, उसके बाद ट्राइंगल, इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं. इन ट्राइंगल ओ एस क्यू, ओ एस क्यू पे पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे, सो ओ एस स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर. सो आई विल बी गेटिंग ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर. अब ये जो ओ एस है, ओ एस को मैं लिख सकता हूं ओ पी प्लस पी एस. ओपी की जगह पे लिख सकता हूं ए. अभी पीएस की जगह पे क्या लिखेंगे, उसका भी एक सब्स्टिट्यूशन होता है, मैं बताता हूं. इफ दिस इज थीटा, ये और ये दोनों पैरेलल है, तो ये भी तो थीटा बन जाएगा ना भाई. अब अगर ये थीटा है, अब ये ट्राइंगल पे ध्यान से देखना, ये ट्राइंगल पे दिस इज डायगोनल, डायगोनल का वैल्यू बी है. ओके, डायगोनल मतलब सॉरी हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज का वैल्यू बी है, और ये एंगल का एडजेसेंट साइड है. अब एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज कुछ याद आ रहा है आपको? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा याद करो. तो ये देख के आप कॉस थीटा यहां पर याद करने की कोशिश कीजिए. यहां पर इधर साइड में मैं लिखता हूं कॉस थीटा जो होती है, इट इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. एडजेसेंट इज पीएस, हाइपोटेन्यूज क्या है भाई? पी क्यों लिखो या बी लिखो, इट्स वन एंड द सेम. तो इस वजह से पीएस की जगह पे लिख सकता हूं बी कॉस थीटा. सिमिलरली ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज को लिख सकता हूं साइन थीटा. दैट इज इक्वल टू ऑपोजिट. ऑपोजिट क्या है? क्यूएस अपॉन हाइपोटेन्यूज. देयरफॉर आई विल से क्यूएस इज इक्वल टू बी साइन थीटा. तो यहां पर मुझे ये बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा का एक्सप्रेशन यूज करने वाला हूं मैं थोड़ी देर में. एनीवे, कमिंग बैक, अब OS को मैं तोड़ता हूं. सबसे पहले OS को तोड़ सकता हूं OP प्लस PS, वेयर OP इज A प्लस PS को, ठीक है, हाल फिलहाल में PS ही लिख लेता हूं, होल स्क्वायर प्लस SQ स्क्वायर. SQ किधर है भाई? SQ यहां पर. एज ऑफ नाउ इसको ऐसे ही रखता हूं. OQ की जगह पे मैं R लिख लेता हूं, R स्क्वायर. Therefore R square is equal to, इसका फॉर्मूला ओपन कर देता हूं, A स्क्वायर प्लस 2A इंटू PS प्लस PS स्क्वायर प्लस SQ स्क्वायर. नाउ टेल मी PS स्क्वायर प्लस SQ स्क्वायर क्या होता है? PS स्क्वायर प्लस SQ स्क्वायर कुछ याद आ रहा है? पाइथागोरस थ्योरम ना भाई. ये छोटे ट्राइंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, PS स्क्वायर प्लस SQ स्क्वायर इज नथिंग बट PQ स्क्वायर. तो इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा? PQ स्क्वायर. अब नीचे आते हैं, सो इट्स लाइक A स्क्वायर प्लस 2A. PS की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? B cos थीटा. B cos थीटा प्लस यहां पर लिखेंगे PS स्क्वायर प्लस SQ स्क्वायर इज PQ स्क्वायर, जो कि होता है B स्क्वायर. तो फाइनली आपका R का वैल्यू हो जाएगा
स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मैंने आपको बोला था ना मैं आर के लिए एक फॉर्मूला दूंगा, ये रहा आपका फॉर्मूला। दैट मीन्स नॉर्मल नंबर्स को अगर हम लोग ऐड करने की कोशिश करेंगे तो सिंपली ऐड करना होता है, लेकिन अगर दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट होता है और उनके डायरेक्शंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एंगल का इन्वॉल्वमेंट है। सो मैग्नीट्यूड्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं और डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। टोटली एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब टोटली डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उसका आंसर क्या आने वाला है। अब यहां पर अगर मैं देखेंगे, चलो अलग अलग केसेस देखते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब ये एंगल 0 हो जाएगा, ये एंगल 0 हो जाएगा मतलब ए जिस तरफ है बी भी उसी तरफ आएगा, ए और बी सेम डायरेक्शन, मतलब अपना केस वन में हमने देखा था कि इफ बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, हमें सिर्फ दोनों को ऐड करना है। चलो यहां पर चेक करते हैं कि दोनों का एडिशन आ रहा है क्या। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन आर जो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 इज 1, इसको एज इट इज रखूंगा मैं। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो होता है दैट इज नथिंग बट ए प्लस बी द होल स्क्वायर होता है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट आता है। होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाने के बाद बचेगा r इज इक्वल टू ए प्लस बी। दिस इज योर आंसर। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है सिली मिस्टेक्स करते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल करके ए को बाहर निकाल देंगे, बी को भी बाहर निकाल देंगे और डालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2ab। ऐसे मत करना। आप लोगों ने भी सीखा है, स्कूल लेवल में हमने ये सीखा है, अगर होल स्क्वायर होगा तो ही कैंसिल होगा, वरना इंडिविजुअल स्क्वायर्स कभी भी कैंसिल नहीं होते हैं इफ दे आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। हाँ, मल्टीप्लाइड है तो फिर भी इंडिविजुअल स्क्वायर कैंसिल होते हैं और वो बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे बाहर हम तब निकाल सकते हैं जब वो मल्टीप्लिकेशन में होगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है वो। एनीवे सेकंड केस देखते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और पाई रेडियन, 180 डिग्री का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। ये देखो ना, ए इस तरफ रहेगा, थीटा 180 मतलब ऐसा ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो हमने सीखा था कि ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ए माइनस भी आना चाहिए ना। चलो चेक करते हैं। कॉस ऑफ 180 जो होता है, आप अगर डाल के देखेंगे, हो सकता है कि स्कूल लेवल तक आप लोगों ने कॉस 180 देखा नहीं होगा। अभी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आप देखोगे कि कॉस 180 क्या होता है। कॉस 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको तो पता है कि कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है। सो -1 आता है, यहाँ पर -1 आएगा, जिस वजह से यहाँ पर माइनस हो जाएगा। सो इट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो आपको देगा a माइनस बी द होल स्क्वायर और उसके ऊपर ये स्क्वायर रूट, एंड फाइनली योर आंसर बिकम्स a माइनस बी। एंड एक और हाईलाइट है, सी दैट मीन्स आप एंगल जो भी डालेंगे उसके हिसाब से पूरा काम हो जाएगा। ऑपोजिट के लिए भी काम करता है। हमने जस्ट क्रॉस वेरीफाई करके देखा कि भाई ऑपोजिट और एडजस्टेंट के लिए, ऑपोजिट वाले और सेम डायरेक्शन वाले के लिए काम कर रहा है क्या करके। अभी चलो एक और हाईलाइटेड एंगल है जो काफी इंपॉर्टेंट होती है। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और π/2 रेडियन, अगर ऐसा केस है तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर 90 डिग्री cos 90 मतलब 0 हो जाता है, दैट मीन्स पूरा का पूरा टर्म गायब हो जाएगा। तो बस इतना ही रहेगा आपका आंसर। दिस इज योर आंसर इफ द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज अबाउट द मैग्नीट्यूड। ओके, मैंने आपको यहाँ पर ये सिखाया कि भाई मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अगर आपके सामने एंगल्स प्रेजेंट रहेंगे तो। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइज टू पॉज द वीडियो फॉर अ सेकेंड एंड प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव नोटेड डाउन। मैग्नीट्यूड के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। अब चलो जानते हैं कि ये r का डायरेक्शन कैसे एस्टिमेट करेंगे। इफ वी नो दैट a अगर है, a के रेफरेंस पे हमें b का एंगल पता है, तो दिस एंगल इज बेसिकली टेलिंग अस कि भाई b कौन से डायरेक्शन पे है एज कंपेयर टू a। सिमिलरली ये रिजल्टेंट भी जब ऐसे जाती है तो हमें काम करते हैं, इसको a से इसका एंगल कुछ ना कुछ तो मार्क करते हैं। लेट मी मार्क दैट एंगल एज अल्फा। दैट मीन्स दिस अल्फा एंगल अगर मैं निकाल पाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा एज कंपेयर टू a। अब ट्राई करके देखते हैं। तो अल्फा का एंगल फाइंड करना, तो अल्फा कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। वापस एक काम करता हूं, ये पूरा का पूरा राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करता हूं।
इन ट्राइंगल OSQ। अब इसमें एक बात मैं काम करता हूं, tan अल्फा यूज करता हूं। tan मतलब क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सी मैं साइन या कॉस नहीं यूज करूंगा क्योंकि मुझे रिजल्टेंट उसके अंदर घुसेड़ना नहीं है, रिजल्टेंट को छोड़ के बाकियों को पकड़ना है। अब tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट मतलब क्या होता है भाई? QS अपॉन एडजेसेंट मतलब क्या होता है? OS होता है, जिसको मैं काम करता हूं तोड़ के लिखता हूं OP प्लस PS लिख लेता हूं। QS की जगह पे लिखूंगा B साइन थीटा, OP की जगह पे लिखूंगा A, PS की जगह पे लिखूंगा B cos थीटा। सो दिस विल बिकम B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos theta, that is equal to tan alpha. So finally I shall say the alpha will be equal to tan inverse of B sin theta upon A plus B cos theta. My dear students, ये tan inverse देख के डरना मत। See, tan of any angle, मैं tan inverse का आइडिया बता देता हूं। ओके, दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला। व्हाट इज tan inverse बता देता हूं। दैट इज इफ tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये तो आपको पता है ना। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, दैट इज करेक्ट। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं 45 डिग्री विल बी इक्वल टू, tan को अगर मैं उस तरफ लेके आए तो आई विल राइट दिस एज tan इनवर्स। इनवर्स मतलब tan रेज टू -1 ऑफ 1। या तो आप रिलेशन को ऐसे लिख सकते हो, tan ऑफ एंगल इज इक्वल टू वैल्यू, नहीं तो एंगल इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ द वैल्यू। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। जैसे tan के साथ पॉसिबल होती है, वैसे ही इफ साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 अपॉन 2, then I can also say that sine inverse of √3 upon 2 will be equal to 60 डिग्री। सो ये इनवर्स देख के डरना मत। बेसिकली क्या है, वैल्यू के साथ साइन इनवर्स डाला तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाता है। सिमिलरली ये वैल्यू रहेगा, इसके साथ tan इनवर्स डाला तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाता है। या फिर उल्टा सोचो, tan of this particular angle will be equal to this particular value, in short. ओके, तो एंगल से वैल्यू निकालना होगा तो tan ऑफ एंगल लगाते हैं, लेकिन वैल्यू से एंगल रिटर्न लेना होगा, जैसे कि यहां पर वैल्यू से एंगल लेने के लिए हम लोग इनवर्स लगाते हैं। एंगल से वैल्यू लेना होगा तो नॉर्मल लगाते हैं, वैल्यू से एंगल निकालना होगा तो इनवर्स लगाते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा पैरेललोग्राम लॉ, उस पे एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला। ये रहा मेरा एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला। मैं साइड में हो जाता हूं, वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। आई बिलीव आपने नोट डाउन कर लिया होगा अब तक। अब एडिशन से रिलेटेड एक ही लॉ बाकी है, दैट इज लास्ट एंड फाइनल लॉ, जिसको हम बुलाते हैं पॉलीगॉन लॉ। अब तक मैं पूरा का पूरा एडिशन के बारे में ही बात कर रहा था। पॉलीगॉन लॉ मतलब बहुत ही सिंपल है। ट्राइंगल लॉ में कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं, मुझे पता होता है, जिसमें से एक साइड क्या है, रिजल्टेंट होता है, और बाकी के 2 साइड्स क्या होते हैं, इनपुट वेक्टर्स होते हैं, जिनको ऐड करना होता है। सिमिलरली जब मैं पॉलीगॉन लॉ की बात करूंगा तो कितने भी साइड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूं कि 5 साइड्स है, ओके, या फिर ठीक है पॉलीगॉन में चलो n साइड्स है, n साइड्स अगर रहेंगे तो लेट मी से दिस इज P1 वेक्टर, P1Q, A यूज करता ना भाई। ये रहा A1 वेक्टर, ये रहा अपना A2 वेक्टर, ये रहा अपना A3 वेक्टर, ये रहा अपना A4 वेक्टर। ऐसे ऐसे करके चलो बहुत सारे, मतलब बहुत सारे ऐसे 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 करके वेक्टर्स आ गए। देन फाइनली ये रहा मेरा n वेक्टर। सो ऐसे n वेक्टर्स को ऐड करना है आपको तो कर सकते हो। उसका रिजल्टेंट कितना होगा? स्टार्टिंग यार ट्राइंगल लॉ में क्या था, इन दोनों का एडिशन क्या था? इन दोनों का एडिशन था यहां से लेकर यहां तक वाला वेक्टर। अब तीसरे को ऐड करके देखो, इन तीनों का एडिशन क्या होगा? ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर होगा, इन तीनों का एडिशन वो होगा यहां से यहां तक। आई बिलीव यूर अंडरस्टैंडिंग। नहीं समझ में आ रहा तो काम करता हूँ, n वाले को नहीं लेता हूँ मैं, पहले ना छोटा वाला ले लेता हूँ। ओके, दैट इज इफ यू हैव टू ऐड A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस
A4 इज इक्वल टू R, ऐसा अगर रहेगा तो क्या करना आपको, पहले A1 और A2 को जोड़ना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा, ये क्या रहेगा, A1 प्लस A2 रहेगा। फिर क्या करना है, उसके साथ A3 को जोड़ना है, तो इस अभी इन दोनों को भूल जाओ, A1 A2 को सिंगल सिंगल भूल जाओ, A1 प्लस A2 और A3 को ऐड करो, तो जो भी रिजल्टेंट रहेगा दैट विल बी A1 प्लस A2 प्लस A3। अब क्या करना, A3 के साथ A4 को यहां पर जोड़ देना। अब इन तीनों को भूल जाओ, सिर्फ इसको एक देखो और इसको एक देखो, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 ये होगा यहां से यहां तक, जो कि होता है रिजल्टेंट, जो कि होता है रिजल्टेंट। ओके, दैट मीन्स रिजल्टेंट क्या है, आपने अगर आप बीच वालों को छोड़ देंगे, बीच वाले के आपने खुद होके बनाया था ना, गिवन तो इतना ही था ना, तो आपने बेसिकली क्या किया, जो भी वेक्टर्स है ना उनको एक के बाद एक अरेंज किया, और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर से लेकर एंडिंग पॉइंट ऑफ द लास्ट वेक्टर तक का एक सिंगल वेक्टर बनाया और उस सिंगल वेक्टर को आपने रिजल्टेंट बोल दिया। वही चीज मैं यहां पर पॉलीगॉन लॉ में बताने की कोशिश कर रहा था, दैट इज इफ R bar is equal to A1 bar plus A2 bar plus dot 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 till AN bar, then वो दिखने में किस तरह दिखाई देगा, यहां पर बता देता हूं, this is A1 bar, this is A2 bar, this is A3 bar and so on, this is AN bar. Okay, there are so many vectors ऐसा। देन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर से लेकर एंडिंग पॉइंट ऑफ द लास्ट वेक्टर तक एक सिंगल वेक्टर जो भी आप बनाएंगे वो होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। दिस लॉ इज कॉल्ड एज पॉलीगॉन लॉ। बेसिकली ट्राइंगल लॉ का जो है उसका एक एडवांस्ड वर्जन है। ट्राइंगल लॉ में लिमिटेशन होता है, दो ही वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, है कि नहीं। ट्राइंगल लॉ में तीन साइड है, एक तो रिजल्टेंट है, बचा हुआ दो वेक्टर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल कंसिडर करेंगे या फिर पैरेललोग्राम कंसिडर करेंगे तो उसमें चार साइड्स होते हैं, एक रिजल्टेंट होगा, बाकी तीन हमारे पास बचेंगे वेक्टर्स ऐड करने के लिए। अगर हम लोग पेंटागन कंसिडर करेंगे, पांच साइड्स होते हैं जिसमें से एक वेक्टर होगा, एक रिजल्टेंट होगा, लेकिन बाकी चार हमें ऐड करने के लिए मिलेंगे, एंड सो ऑन। हेक्सागन में 6 साइड्स होते हैं जिसमें से एक रिजल्टेंट होगा, लेकिन 5 साइड्स हम लोग वेक्टर्स के लिए यूज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पॉलीगॉन में जितने भी साइड्स होंगे उसमें से एक साइड रिजल्टेंट होगा, बचे हुए सारे साइड्स हम लोग वेक्टर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। आई बिलीव आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। सो आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बेसिकली एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में ही बताया है, उसके बारे में ज्यादा और डिटेल में नहीं गया है। मैं एडिशन के बारे में पूरी तरह से बता दिया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और थोड़ा एडवांस बताऊंगा कि भाई वेक्टर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है और कोई भी वेक्टर को कैसे तोड़ा जा सकता है। अभी मैंने वेक्टर्स को जोड़ने की बात की, ऐड करने की बात की, नेक्स्ट टाइम मैं उसको तोड़ने की बात करूंगा, कैसे तोड़ा जा सकता है। ये सब चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही माय डियर स्टूडेंट्स। दिस इज जितेन इब्राहिम सर, टीचिंग फॉर जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कालेवाड़ी, पिंपरी, पुणे। थैंक यू।